नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है सोलर सेल। दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक काफी बेसिक, कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सोलर सेल को के माध्यम से, बस उतना। और दूसरा, जब हम इसको 12th लेवल में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है इसके। तो बेसिक से लेकर पूरे डिटेल वे में मैं इस टॉपिक को कवर कराने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद से सोलर सेल कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए काफी डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं सोलर सेल को, सोलर पैनल को, ठीक। अब एक चीज समझिए, सोलर सेल और सोलर पैनल एक ही है क्या? तो एक ही नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल मिलकर एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है, इतना ही अंतर है, ठीक है। दोनों का जो कार्य करने का जो मेथड होगा, प्रिंसिपल होगा, कार्यविधि होगी, वो सेम रहने वाली है। तो यहां पर सोलर सेल एक बेसिक यूनिट है। बहुत सारे सोलर सेल को आपस में जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है। अल्टीमेटली सोलर सेल या सोलर पैनल का काम क्या है? विद्युत उत्पादित करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। कैसे करेगा देखते हैं। अब यहां पर लिखा है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब यहां पर फिलहाल यह है कि जो भी सोलर सेल बनाए जाएंगे या सोलर पैनल बनाए जाएंगे उसके लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाएगा, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। सेमीकंडक्टर ऐसे धातु होते हैं या ऐसे तत्व होते हैं, जो भी आप कहना चाहें, जो सामान्य तौर पे कुचालक का कार्य करते हैं। मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। साधारण अवस्था में रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। मतलब अगर वो ऐसे ही है तो उसमें कितना भी आप विद्युत प्रवाह कर लो या विभवांतर पैदा कर लो, उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है, उसमें ताप में वृद्धि की जाती है, तब वो एक सुचालक का कार्य करता है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करने वाला है ये सोलर सेल, जो मैंने अभी बताया आपको। जब ये मेटल सामान्य अवस्था में है, कुचालक की तरह कार्य करेगा। लेकिन जब इस पे सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, सूर्य की प्रकाश पड़ने से क्या होगी? गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी इस मेटल के अंतर, धातु के अंतर्गत, ठीक है। फिर वो सुचालक का कार्य करेगा, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए पीएन संधि समझना पड़ेगा, अर्धचालक का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिक आपको अर्धचालक का डेफिनेशन क्लियर हो गया यहां पर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है सोलर सेल के माध्यम से, क्लियर है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये बेसिक है सोलर सेल। जैसे आप देखते हैं कहां पर हमको देखने को मिलता है, बहुत सारी जगह पे, या तो विद्युत उत्पादन के तौर पे अलग से सोलर सेल, ठीक है, बनाई जाती है, या फिर डायरेक्ट सोलर सेल कहीं पर अटैच कर दिया, जिससे इमीडिएट हमको कुछ एनर्जी चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो वहां पर भी हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जब हम स्ट्रीट लैंप देखते हैं तो कई कई जगह पर आपने देखा होगा, स्ट्रीट लैंप के ऊपर में इस तरीके से सोलर पैनल लगा होता है। और ये जो छोटे छोटे हमको दिख रहे हैं ना, यही आपका सोलर सेल है। तो देखिए बहुत सारे सोलर सेल को अटैच कर दिया और ये जो पूरा है आपका अरेंजमेंट, वो सोलर पैनल है, ठीक। सोलर पैनल को हमने लगा दिया किससे? लाइट से। अब ये सोलर पैनल क्या करेगा? सूर्य की ऊष्मा को एकत्र करेगा। एकत्र करने के बाद सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और जो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रात के समय में, वो रात के समय में इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे? सूर्य तो दिन के समय होता है, रात में हमको एनर्जी चाहिए, तो कैसे होगा? तो यहां पर लगा है बैटरी। जो दिन के समय में सूर्य की ऊष्मा का, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, उसको इस बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है। बैटरी को चार्ज कर लेने के बाद इस चार्ज बैटरी के विद्युत का प्रयोग रात में कर लिया जाता है, सूर्य के ना होने के बावजूद, क्लियर है। तो यहां पर बैटरी अरेंजमेंट लगा है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक आप समझ गए। अब यहां पर ये आपका सेमीकंडक्टर है, कैसे विद्युत पैदा होती है वो समझना जरूरी है। तो ये अरेंजमेंट आप देखिए, ये जो सोलर सेल है उसी को उठा के ये बड़ा कर दिया है मैंने। ये जो सोलर सेल दिख रहे हैं ना इंडिविजुअल, उसको उठा के बड़ा कर दिया है, समझिएगा। साधारण शब्दों में बता रहा हूं, एकदम टफ लैंग्वेज जो डेफिनेशन लिखा है वैसे ही मैं नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना। यहां पर देखिए, इस सोलर सेल में दो प्रकार के परत पाए जाते हैं। एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों मिलकर एनपी डायोड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलकर पीएन डायोड का निर्माण कर रहे हैं। ये आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है, पीएन डायोड, ठीक है, जब आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहां पर एन टाइप और पी टाइप, क्या एन टाइप हमेशा ऊपर होगा और पी टाइप हमेशा नीचे होगा? और एन टाइप पतला क्यों है, पी टाइप मोटा क्यों है? सभी का आंसर देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए।
यही सोलर पैनल है, ऊपरी सतह पर सूर्य की किरणें आपतित हो रही है, ठीक है। और यहां पर एक मेटेलिक रॉड लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये मेटेलिक रॉड लगा हुआ है जिसको फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी बस सुनते जाइए, ठीक है, संरचना को। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही केवल एन टाइप का ही सेमीकंडक्टर होगा और नीचे पी टाइप का ही सेमीकंडक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो सकता है और यहां नीचे भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो सकता है। लेकिन जो ऊपर वाली परत रहेगी, चाहे वो पी हो या एन हो, कुछ भी हो, ऊपर वाली परत हमेशा पतली होनी चाहिए। ऊपरी परत हमेशा पतली होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये ऊपरी परत है, मतलब वो परत जो सूर्य की तरफ है, जिसको सूर्य की ऊर्जा एकत्र करनी है, वो हमेशा पतली होनी चाहिए। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा यहां आपतित हो रही है, उससे मतलब नहीं है। सूर्य की ऊर्जा इन दोनों के जंक्शन पर आनी चाहिए, इन दोनों के ज्वाइंट पर आनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, जिसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, बस इतना समझ लीजिए। तो यहां तक सूर्य की ऊष्मा पहुंच पाए, ऊर्जा पहुंच पाए, इसके लिए इसका पतला होना आवश्यक है। अगर यह मोटा रहेगा तो सूर्य की किरणें ज्वाइंट में पहुंचते पहुंचते उसकी ऊर्जा नष्ट होने लगेगी और उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जितनी आवश्यकता है। क्लियर है? इसी कारण ऊपर की जो परत है वो हमेशा पतली बनाई जाती है, चाहे वो पी टाइप रख लीजिए आप या एन टाइप। जनरली एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको ऊपर रखा जाता है और पी टाइप नीचे रखा जाता है। तो ये संरचना जो है आपको क्लियर है, ठीक है। अब जो बेसिक है 10th लेवल का, उसको सुनिए क्या होता है इसमें। यहां पर ये जो मैंने लिया है, चाहे एन टाइप हो पी टाइप हो, दोनों को मिलाकर पी एन डायोड का निर्माण किया है और दोनों के दोनों एक अर्धचालक होते हैं। अब एन टाइप पी टाइप में थोड़ा और डिफरेंस समझ लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर उस सेमीकंडक्टर को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। दाता सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको, डोनर सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें? एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो वहां पर चार्ज कैरियर का काम करता है, आवेश संवाहक का कार्य करता है। जो बोलते जा रहा हूं नहीं लिखा, यहां पर नोट करते जाना, ठीक है। देखिए, करंट फ्लो होने के लिए ना एक कैरियर की आवश्यकता होती है, एक संवाहक की आवश्यकता होती है। तो यहां पर वो संवाहक का कार्य कौन करेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी धातु में कुछ ऊर्जा पाकर, एनर्जी पाकर, काइनेटिक एनर्जी पाकर मुक्त हो जाता है। क्लियर है? तो इतनी बातें समझ में आ गई। और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कुछ इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसमें होल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। होल्स मतलब समझ लीजिए साधारण शब्दों में इलेक्ट्रॉन का उल्टा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, होल आपका पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाए दूसरी जगह पे, तो उस स्थान पर एक रिक्ति आ जाती है, उस रिक्ति को ही होल कहा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक। तो इसमें होल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो संवाहक का कार्य करेंगे, इसमें जो होल्स होंगे वो आवेश संवाहक का कार्य करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चार्ज कैरियर का कार्य करेंगे, इसमें होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? तो ये डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप में। अब कौन कौन सा मेटल जो है एन टाइप में यूज किया जाता है? तो एन टाइप में आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में, जिसको डोपिंग कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, ये एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। एन टाइप या पी टाइप कुछ भी हो, इसमें या तो आपको अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन को यूज कर लेना है, या जर्मेनियम को यूज कर लेना है, या गैलियम आर्सेनाइड GaAs को यूज कर लेना है। इसमें से कोई भी आप अर्धचालक प्रयोग में ला सकते हैं सोलर सेल का निर्माण करने के लिए। ये पूरा मतलब इस पूरे में सिलिकॉन या तो जर्मेनियम या तो गैलियम आर्सेनाइड होता है, कोई भी एक। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की खास बात यह है कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है तो ऐसे तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं जिसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन की हो, ऐसे तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। पंचविन्यास तत्व कहा जाता है उनको। जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये तो सिलिकॉन यूज कर लेते हैं मान लेते हैं, या जर्मेनियम यूज कर लेते हैं मानते हैं। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी यूज कर रहे हैं, उसके साथ हमको मिलाना पड़ता है क्या? एक ऐसी अशुद्धि जिसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनके में कितने इलेक्ट्रॉन है?
इंडिविजुअली अगर बात करूं, जर्मेनियम की बात कर लेता हूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं बेसिक, क्योंकि सिलिकॉन के तौर पे एग्जांपल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो सिलिकॉन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे एन टाइप में, वो या तो होगा एंटीमनी या फिर होगा आर्सेनिक, जो भी, उसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, 2 मैंने बता दिए। जिसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। और जो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इसके साथ जुड़ गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रह गया शेष, किसका? जो अशुद्धि मिला रहे हैं उस तत्व का। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, यही क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर क्लियर है? तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो मैंने पहले भी बताया था जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर है? डोनर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है, इस कारण इसको दाता सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। बहुत डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ना। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप का उल्टा हो जाता है। मतलब इसमें भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं सिलिकॉन का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इसमें उस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, उस तत्व को मिलाया जाता है जिसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं उनको, जिसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या? अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 और इसके 3 मिलकर क्या बन गए? सहसंयोजक बंध बन गए, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है कि नहीं? क्योंकि उसमें तो 3 था सामने वाले में जो अशुद्धि मिला रहे। जैसे बोरॉन है, बोरॉन त्रिसंयोजी तत्व है, तो उसको मिलाया जाता है इसके साथ, तो 3 मिलकर सहसंयोजी बंध बना लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, लेने लगेगा। इस कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर को ग्राही सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरी जगह से, आस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जहां से भी इलेक्ट्रॉन लिया वहां पर से इलेक्ट्रॉन हट गया और वहां पर होल का निर्माण हो गया। मैंने कहा था जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा होल का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से फिर वो होल क्रिएट हुआ, तो होल क्या करेगा? फिर से अपने आस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरीके से वो होल आस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को खींचते जा रहा है, जहां भी होल निर्माण हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ोस से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और इस प्रकार यहां पर होल का कार्य देखें तो क्या कर रहा है? वो चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, चार्ज को संवहन करने का कार्य कर रहा है अपनी तरफ खींच के। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहां पर होल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है पास का, ये इसको इधर खींच लिया, यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहां पर से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बन गया? फिर से होल बन गया। फिर ये होल क्या करेगा? अपने पास के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और इधर बन जाएगा होल। ये इसकी कार्यविधि होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या बताया आपको? बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सारे त्रिसंयोजी तत्व होते हैं या धातु होते हैं, जिनको पी टाइप में मिलाया जाता है, मतलब मिलाकर पी टाइप बनाया जाता है। अंतर स्पष्ट है क्या पी टाइप एन टाइप में? तो इसी कार्यविधि पर ये पूरा कार्य करने वाला है। ये तत्व आपको बेसिकली प्रयोग में लाए जाते हैं, और अशुद्धि क्या मिलाई जाती है वो भी बता दिया। एन टाइप में अलग अशुद्धि, पी टाइप में अलग अशुद्धि, मतलब अलग तत्व। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतनी बातें आप समझ जाएंगे ना, तो कार्यविधि या आंसर राइटिंग भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बेसिक प्रिंसिपल, ये वही चीज है। देखिए, ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप है, और ये जो जॉइंट है ये आपका, ये मैंने लिख दिया, ये जॉइंट है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। एन टाइप में एक चीज समझ लीजिए आप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट डॉट लिखा है ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पी टाइप में होल की अधिकता होती है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एन टाइप में एक भी होल नहीं होंगे और पी टाइप में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी में होते हैं। चलिए बना लिया मैंने, यहां पर माइनॉरिटी में होल और यहां पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब यहां पर आप देखेंगे ये जो जॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है जॉइंट, यही जॉइंट, यहां पर एक परत की निर्माण हो जाती है जिसको अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसी परत का हाथ होता है मेनली, अवक्षय परत का, जिसको डिप्लीशन लेयर या हास परत भी कहते हैं, ह्रास परत भी कहते हैं। अब इसमें किस चीज का हास हो रहा है वो देखेंगे। देखिए, अब एक चीज आप और समझिएगा, यहां पर होल जो है इधर की तरफ आकर्षित होने की कोशिश करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ आकर्षित होने की कोशिश करता है, और आपस में इस तरीके से मिलते जाते हैं।
और इस तरीके से मिलने से ही इस परत का निर्माण होता है, वो आगे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है। तो इसी वजह से जब ये होल इधर चला जाएगा और यहां का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन की विसरण की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की वजह से ये जो P से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये नेगेटिव 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 होता है, ठीक है, ऋणात्मक क्षेत्र होता है। और ये N जंक्शन का जो क्षेत्र होता है यहां पर, वो पॉजिटिव 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 होता है। क्लियर है? ये आप दिमाग में रख लीजिए। और चूंकि यहां पर होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, तो होल है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या निर्माण होगा? उदासीन, कोई चार्ज नहीं रहेगा वहां पर। ठीक, यहां पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, वो P क्षेत्र और N क्षेत्र से जुड़े हुए ये जो लाइन है वहां की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो भी मेटल पार्टिकल पाया जाएगा, मेटल एटम पाया जाएगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अंतर स्पष्ट करिएगा, लिखा भी हुआ है, पहले समझने पे ध्यान दो। ठीक है, अब इसका कार्यविधि कैसा है ये सारी चीजें मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल इतनी बातें आप समझ गए। अब ये जो जॉइंट है जिसको अवक्षय परत कह रहे हैं, यही काम है। यहीं पर मैंने कहा था यहां सूर्य की किरणें पहुंचनी चाहिए बीच में जॉइंट में, तो यहीं पर सूर्य की किरणें आपतित हो रही है, दिख रहा है आपको। और जो सूर्य की किरणें प्रकाश के रूप में आपतित हो रही है, उसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू HF। क्या होती है? E इज इक्वल टू HF। ध्यान रखिएगा, F है फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। देखिए जो प्रकाश ऊर्जा है वो क्या होता है? फोटोन होता है। इसके लिए फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। वो टॉपिक एक बार आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्या? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है अलग से, समझ में आ जाएगा। तो उसकी एनर्जी होती है, ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू HF। F है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और H है प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये H का मान होता है। तो अगर इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप इससे बना सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की जो एनर्जी ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू HF, ये ध्यान रखें। तो ये ऊर्जा जब यहां पर आती है तो क्या होता है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अब सिद्धांत लिखा है मैंने कि सोलर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो देखिए, अवद्रव्य मिश्रित अर्धचालक की परतों के मध्य विभवांतर द्वारा, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा विद्युत पैदा होती है। तो अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक किसको कह रहे हैं? ये अर्धचालक है, इसमें अपद्रव्य मिश्रित करना है। वही अपद्रव्य जो मैंने कहा था N टाइप और P टाइप में अलग अलग जो मिलाया जाता है, वही अपद्रव्य है। अशुद्धि किस किस रूप में? जब N टाइप में मिला रहे थे तो आपका आर्सेनिक था, एंटीमनी था, और जब P टाइप में मिला रहे थे तो बोरॉन था, एल्यूमिनियम था। वही अपद्रव्य की बात कर रहे हैं। तो अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक की परतों के मध्य विभवांतर, ये जो परत है इनके मध्य विभवांतर पैदा किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जाता है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ये तो बेसिक है, सभी जानते होंगे, है ना। करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरत होता है? किसी भी दो एंड के बीच में, दो परत के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जो करंट होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ट्रेवल करता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो हो गया अर्धचालक। जब सूर्य की प्रकाश इस पर नहीं पड़ रही है तो ये किस तरीके से कार्य करेगा? ये कुचालक की तरह कार्य करेगा, बताया था मैंने। जब सूर्य के प्रकाश को हटा दीजिए, जब सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रही है तो एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। और यहां पर एक जो मेटल रॉड है, इन दोनों के मध्य अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा भी कर दूं मैं, तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी पैदा कर लो आप, जब तक वो कुचालक है, करंट फ्लो कैसे होगा? कुचालक का डेफिनेशन क्या होता है? इंसुलेटर का एग्जांपल क्या, डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अपने से करंट, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता, वो कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। तो बात समझ में आई? जब सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रही है तो कुचालक है, भले पोटेंशियल डिफरेंस कर दो इस एंड और इस एंड के बीच में, नहीं प्रवाहित होगा विद्युत। क्लियर? अब देखा, सूर्य की किरणें पड़ने लग गई इस पे, तो ये जो अर्धचालक था अब ये क्या बन गया? सुचालक बन गया, क्योंकि ताप बढ़ रहा है और ताप बढ़ने से सुचालक बन जाता है कौन? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब सूर्य की ताप पड़ी, सेमीकंडक्टर जो है वो बन गया कंडक्टर, सुचालक। अब सुचालक बन गया तो चूंकि इन दोनों के बीच अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, विभवांतर क्रिएट करेंगे, तो विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर कैसे पैदा करना है, वो इसकी पूरी कार्यविधि है।
वो समझना है। समझ में आ गया बात? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है, कैसे पैदा करेंगे, ये सारी चीजें वही बात है जो यहां पर मैंने बताया है, यहां पर मैंने बताया है वही चीजें आने वाली है। उसके पहले आप एक डेफिनेशन ध्यान में रख लीजिए, फिल फैक्टर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, सोलर सेल जब आप पढ़ते हैं तो फिल फैक्टर क्या होता है ये पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर फिल फैक्टर होता है, एक रेशियो है, ये एक अनुपात है, किसका किसका, मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम पावर का किसके साथ, VOC गुणित ISC का। अभी क्या क्या चीजें सुन लीजिए, पहले तो आप ध्यान में रख लीजिए मैक्सिमम पावर, ये जो MP लिखा है ये क्या है, मैक्सिमम पावर, और P इज इक्वल टू हमको पता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो P जब मैक्सिमम पावर ले रहे हैं तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, और करंट भी मैक्सिमम पावर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका P होना चाहिए था, पावर होना चाहिए था, उसके बदले डायरेक्ट मैंने लिख दिया VMP इंटू IMP। इसकी जगह पे अगर आपको PM भी दिखाई दे, PMP दिखाई दे, मतलब मैक्सिमम पावर दिखाई दे तो भी सही है, इसके बदले ही ये लिखा हुआ है, बटे VOC मल्टीप्लाइड बाई ISC। OC मतलब ओपन सर्किट, SC मतलब शॉर्ट सर्किट। करंट के केस में हमेशा शॉर्ट सर्किट लगाया जाता है, लघुपथ लगाया जाता है, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब वो शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, ओपन सर्किट वोल्टेज लिया जाता है, ना कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज लिया जाता है यहां पर। ठीक है, मतलब सर्किट अगर ओपन भी है तब उसका वोल्टेज यहां पर कंसिडर किया जा रहा है। उसका एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका है ऊपर y एक्सिस, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है, I मतलब धारा, विद्युत धारा, करंट, और ये जो आपका y एक्सिस है यहां पर ये ओपन सर्किट, OC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखिए यहां पर एक रेड कलर का एक ग्राफ मैंने बनाया है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट नियत रहता है, लेकिन एक हद तक के बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट नियत कम होने लगेगा, और इस तरीके से ग्राफ मेंटेन होता है शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज के मध्य। ठीक है, अब देखना यहां किया क्या है मैंने, जब यहां से एक ऐसी रेखा, ठीक है, टेंजेंट जिसको बोलते हैं, आगे बढ़ा दिया और यहां पर का टेंजेंट को ऊपर बढ़ा दिया, तो यहां पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला वही क्या है, वही क्या है, किसका निर्देशांक बिंदु होगा, ये निर्देशांक बिंदु होगा ओपन सर्किट वोल्टेज का और शॉर्ट सर्किट करंट का, है कि नहीं। ये करंट का इधर कर दिया और वोल्टेज का इस बिंदु से ऊपर कर दिया, जहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही किसका निर्देशांक होगा, VOC और ISC का, दोनों के गुणनफल का। तो इससे एक क्या बना, इससे एक आयत बना, ठीक है, रेक्टेंगल बना, ये देखिए, ठीक, ये, तो ये इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहां पर मैक्सिमम पावर को ले लिया। अब मैक्सिमम पावर कितना होता है, वो एक्चुअल पावर जो हमको निकल के मिलता है सोलर सेल से, वो एक्चुअल पावर मैक्सिमम पावर कहलाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा वो सोलर सेल दे सकता है अच्छी कंडीशन में, वो मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर के केस में क्या होगा कि यहां कहीं पर हमने मान लिया कि मैक्सिमम पावर हमको अचीव हो रहा है, तो अब यहां से मैंने यहां पर ये मिला दिया, ये IMP हो गया, माफ कीजिए VMP हो गया, और इधर से यहां पर अगर मैंने मिलाया, सॉरी, यहां से यहां जो होगा आपका क्या होगा, VMP, ठीक, मतलब ये, और यहां से यहां जो होगा वो क्या होगा, IMP। क्लियर, तो दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का निर्देशांक बिंदु ये मिला, ठीक, मैक्सिमम पावर का VMP इंटू IMP का निर्देशांक ये मिला। इसको करते हुए भी मैंने एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके से, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा। अब इसका क्षेत्रफल का भाग इस क्षेत्रफल के साथ मतलब एक अनुपात क्रिएट कर रहा है, और यही अनुपात कहलाता है फिल फैक्टर। ये फिल फैक्टर इस तरीके से क्या चीज शो करता है, ये शो करता है कि कोई भी सोलर सेल कितना अच्छा है। जितना ज्यादा फिल फैक्टर का मान होगा वो सोलर सेल उतना अच्छा होगा, और जितना फिल फैक्टर का मान कम होगा उतना वो सोलर सेल अच्छा नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए, ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये क्षेत्रफल कम है, मतलब ये क्षेत्रफल कम है, ये क्षेत्रफल बड़ा है, दिख रहा है ना यहां से, तो ऑब्वियसली फिल फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, हमेशा कितना आएगा, 1 से कम आएगा। और एक अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर का मान 0.8 से 0.85 के मध्य होता है। क्लियर है। एक अच्छे फिल फैक्टर का मान 0.8 से 0.85 होता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है अच्छे फिल फैक्टर का मान। अब जैसे जैसे अगर आप इस ग्राफ को ऐसे बना दें या ऐसे बना दें या एक तरीके से स्ट्रेट बना दें, तो ये चतुर्भुज आपका कम बनता जाएगा, और इसका मान कम होने की वजह से ये जो फिल फैक्टर आएगा उसका मान भी कम होता जाएगा, और जितना मान कम होता जाएगा वो सोलर सेल अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता किस सेंस में, कि बहुत ही कम विद्युत पैदा करेगा।
क्लियर है दोस्तों? तो यही फिल फैक्टर है। तो लिखा है फॉर गुड सोलर सेल 0.8 टू 0.85 इसका वैल्यू होना चाहिए फिल फैक्टर। क्लियर है? क्या क्या पैरामीटर है, क्या शो कर रहा है कि कोई सोलर सेल कितना अच्छा है कितना नहीं है, इसी ग्राफ के मदद से। क्लियर है ना? एक्चुअल जो पावर, मैक्सिमम पावर जो मिल सकता है और जो आइडियली, ये आदर्श कंडीशन है। आदर्श मतलब आइडियली कितना वोल्टेज और करंट होना चाहिए, उसका गुणनफल होना चाहिए, ये आइडियली है। कितना आइडियली होना चाहिए, कितना एक्चुअल मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो आइडियली हमेशा ज्यादा होता है, उतना तो कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो ऊपर, और जो आदर्श है, ये आदर्श है, ये नीचे, हमेशा मान एक से कम। क्लियर है फिल फैक्टर? चलिए, तो इतनी बातें हमने कवर कर ली। अब हम कार्यविधि को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो विभवांतर पैदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए जल्दी से कवर करते हैं। जब प्रकाश, फोटोन, प्रकाश में क्या होता है, फोटोन होता है जिसमें एनर्जी होती है। क्या एनर्जी? इज इक्वल टू HF, बता दिया मैंने। जब प्रकाश, फोटोन पीएन संधि पर पड़ता है, वही सारी चीजें जो बताया मैंने ना, ध्यान से देखिए, तब अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। ठीक है, जब यहां पर पड़ रहा है सूर्य, यहां पर जब पड़ रहा है सूर्य, ठीक, तो एक दूसरे की तरफ विचरण कर रहे हैं, ये भी बताया था मैंने। ठीक, और उससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म का निर्माण होता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिलकर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। खैर ये तो बात की बात है। सबसे पहले यहां पर इस जॉइंट में जब सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, फोटोन पड़ रहा है पीएन संधि पर, तो इलेक्ट्रॉन और होल युग्म पेयर का निर्माण करेंगे, और यहां पर उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। तो सबसे पहला कार्यविधि ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस जॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या लिखा हुआ है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से आने वाले होल से मिलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से आने वाले होल से मिलते हैं, और इस प्रकार संधि में धारा बहने लगती है। इस प्रकार इस संधि में धारा बहने लगती है, और यही धारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य करती है, विद्युत क्षेत्र का कार्य करती है। विद्युत क्षेत्र का क्या कार्य होगा वो हम आगे पॉइंट में पढ़ेंगे। एक और बात, ये जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है HF ना, ये कितने स्तर का होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जो ऊर्जा का स्तर है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्तर है, HF जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए EG से। ठीक है, EG होता है बैंड गैप एनर्जी, नोट कर लीजिए। EG का मतलब होता है क्या? बैंड गैप, बैंड गैप एनर्जी। अब ये बैंड गैप एनर्जी क्या होता है, सरल शब्दों में आपको बता देता हूं, और अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप बुक से पढ़ के लिख सकते हैं। NCERT आपका सोर्स हो जाएगा 12th का। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी। देखिए, जब सूर्य की किरणें पड़ेगी यहां पर, तो उस सूर्य की किरणों को यहां से इस जॉइंट को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। इस जॉइंट को भेदने के लिए, ये जो जॉइंट है, यहां पर ऊर्जा को अच्छे से पहुंचने के लिए जिस परत को पार करना पड़ता है, ये परत को जो पार करना पड़ता है, इतने मोटी परत को, मतलब तकरीबन 1 माइक्रोमीटर होता है, 10 की घात 6 मीटर होता है वो, उसको पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बैंड गैप ऊर्जा कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर बैंड गैप एनर्जी की जरूरत इस परत को पार करने के लिए मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सूर्य से आने वाली मान लेते हैं ऊर्जा कितनी है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या सूर्य की ऊर्जा कार्य करेगी? नहीं करेगी। अगर बैंड गैप एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, यही कह रहे हैं यहां पर। तो ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, ये अधिक होनी चाहिए बैंड गैप एनर्जी से। क्लियर? ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। चलो, ये पहला स्टेप हो गया। क्या पहला स्टेप हो गया? कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बता देता हूं मैं। चलिए, आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी अलग है, यहां पर ये फोटोन की एनर्जी अलग है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। F है किसी भी आवेश पे लगने वाला बल, और Q है आवेश। इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है, F का न्यूटन होता है, और Q का, आवेश का, होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक, और यहां से हम किसी भी आवेश पे लगने वाला बल भी निकाल सकते हैं, F बराबर E इंटू क्यू, इस तरीके से। ठीक है, इसी की मदद से क्या किया, E और Q का गुणा कर दिया, F मिल गया। मतलब किसी भी आवेश पे, कोई भी आवेश यहां पर होगा, उस पे लगने वाला बल, चाहे वो पॉजिटिव मतलब होल, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, उस पे लगने वाला बल की बात कर रहे हैं, उस पे लगने वाले बल का मान होता है E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश। ठीक है,
तो ये रिलेशन भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यूनिट भी बता दिया है, सारी बातें कवर कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं, ये तो पहला हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस क्या होगा देखना आगे। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, अलग अलग हो जाते हैं ये, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। देखिए अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप ध्यान में रखिएगा, मैं कहीं पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे यहां पर मैंने बताया था होल और इलेक्ट्रॉन मिले, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उदासीन परमाणु होगा। अब मान लेते हैं वहां पर सिलिकॉन है और उसके ये 4 अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है। जब सूर्य की ऊर्जा पड़ेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी पाकर मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। शुरू में भी बताया था मैंने, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां पर पाए जाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से यहां पर क्या निर्माण हो जाएगा, होल का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर 2 आवेश अब मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक होल मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक होल मिल रहा है। अब इसको अलग अलग जगह पे पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, इसको अलग अलग जगह पे पहुंचाने का कार्य करेगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो यही लिखा हुआ है। और ये क्या है, अवक्षय परत है, यही अवक्षय परत है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर। अवक्षय परत डिप्लीशन लेयर में विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, ठीक। पी क्षेत्र धन तथा एन क्षेत्र ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। पी क्षेत्र धन और एन क्षेत्र ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अब ये जो है ना, ये अलग चीज, इसको आप भूल जाइए। ये जो ऋणात्मक और धनात्मक लिखा था वो पहले की बात हो गई, इसको आप भूल जाइए, इसको भूल गए। अब यहां पर जैसे कि देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण हुआ है। जब सूर्य की किरणें पड़ी है उस पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो यहां होल बन गया, तो दोनों चार्ज का निर्माण हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या करेगा, पी क्षेत्र धन तथा एन क्षेत्र ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। मतलब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर आ जाएगा और होल जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रॉन को एन सेमीकंडक्टर में ले आएगा और होल को पी सेमीकंडक्टर में ले आएगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य है, यही लिखा है इसी कारण। इलेक्ट्रॉन और होल का पृथक्करण किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के माध्यम से। कौन किसको पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एन टाइप में पहुंचा रहा है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होल को पी टाइप में पहुंचा रहा है। इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की अधिकता होती है। क्लियर। अब चूंकि पी क्षेत्र में आपका होल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पी क्षेत्र धनात्मक क्षेत्र की तरह कार्य करेगा और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये ऋण क्षेत्र की तरह या ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। अब जब एक ऋण इलेक्ट्रोड है, एक धन इलेक्ट्रोड है, तो जब एक धन और एक ऋण इलेक्ट्रोड हो गया तब पैदा हो जाएगा क्या, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पैदा हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात, कंफ्यूज मत करिएगा। पहले जो सबसे पहला पर्पस था इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, उसके पीछे रीजन अलग था। वहां पर ये ऋण क्षेत्र, ये धन क्षेत्र ज्वाइंट पे, वो अलग, वो पुरानी कहानी हो गई। अब नई कहानी के हिसाब से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर और होल को इधर ले आएगा। तो जब पी क्षेत्र धन बन गया, एन क्षेत्र ऋण बन गया, क्या क्रिएट हो गया, आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हमारा काम हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए। और यही जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसी को फोटो वोल्टेज कहते हैं। फोटो वोल्टेज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फोटो वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और इसी इफेक्ट को फोटोवोल्टिक इफेक्ट भी आप कह सकते हो, जिसको आपको अलग से पढ़ने को मैंने कहा है। अब इसमें हम क्या करें कि जब ये विभवांतर पैदा हो गया, ये जो एन क्षेत्र है ये ऋणात्मक हो गया, मैंने बताया अभी आपको, और ये पी क्षेत्र जो है ये धनात्मक हो गया। यहां पर अगर हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, प्रतिरोध जोड़ दें, एक लोड लगा दें RL, ठीक, तो यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या बताया था मैंने, जो सर्किट है उसको क्लोज होना चाहिए और उस विद्युत ऊर्जा को प्रयोग में लाना है ना, तो प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। मतलब क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध मतलब अगर लोड लगाना पड़ेगा। लोड मतलब बल्ब लगा दीजिए, वो बल्ब जलने लग जाएगा। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पर उत्पन्न होने वाली शक्ति जो है P, पावर,
उसका मान होता है आई स्क्वायर आर, क्योंकि हमको पता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई तो होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्लियर है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। यहां आई मतलब यहां से होने वाली विद्युत प्रवाहित होने वाली जो विद्युत है वो आई करंट, और जो लोड लगाया था, प्रतिरोध लगाया था वो, तो पावर यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारी बातें मैं बता रहा हूं, चाहे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे तो भी आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये था पूरा कार्य विधि इसका। वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो 2-3 से बार आप देख के समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, सोर्स आप 12th की एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए, बुक से पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, हमको बार बार पढ़ना होता है, तो उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है मैंने। अब अन्य कुछ तथ्य देख लीजिए जो ऐसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अवक्षय परत डिप्लीशन लेयर क्या होता है बता दिया। दोनों संधि के मध्य एक पतली परत होती है, 10⁻�6 मोटाई होती है इसकी, मीटर के रूप में, माइक्रोमीटर जिसको कहते हैं, जिसमें ना तो होल होता है ना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे की ओर ट्रेवल करते हैं तो आपस में मिलकर क्या उदासीन परमाणु बना लेते हैं, है कि नहीं। तो मैंने बताया था यहां पर कोई चार्ज नहीं होता, होल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलकर कोई चार्ज नहीं, उदासीन क्षेत्र बना लेते हैं, जिसको नो चार्ज कहते हैं, नो चार्ज एरिया कहते हैं इसी अवक्षय परत में। ठीक है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव देखा था ये इधर के क्षेत्र थे, अवक्षय परत के क्षेत्र नहीं थे, क्लियर है। इसी परत पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उदासीन परमाणु टूटते हैं। ये जो परमाणु टूटने का मैंने बताया था ना, ये जो परमाणु थे इसके इलेक्ट्रॉन टूटकर फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल रहे थे और होल का भी निर्माण हो रहा था। ठीक, तो वही चीज मैंने लिखी हुई है। अगला, वोल्टेज रेंज कितना होता है, जो भी हमको एनर्जी मिलती है सोलर सेल से उसकी रेंज महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। एक सामान्य सोलर सेल जिसका आकार 4 वर्ग सेंटीमीटर का होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर का होगा आकार, उसमें कितनी जो वोल्टेज रेंज है वो होती है 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट। ये रेंज आप ध्यान रखेंगे, वोल्टेज रेंज, ठीक है, 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, ये आप ध्यान रखेंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर आकार का सोलर सेल में। अब अगर आप वोल्टेज रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो सोलर पैनल होगा उसका साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर एक रिलेशन और है कि वोल्टेज रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सोलर पैनल, एरिया ऑफ सोलर पैनल। जितना बड़ा सोलर पैनल होगा वोल्टेज उतना ज्यादा क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है क्या। ये एक और रिलेशन आप नोट करिएगा। तो इसी कारण तो कहते हैं जो सोलर सेल है उसका इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ा से बड़ा अगर आप रहेंगे तो अच्छी खासी आपको विद्युत मिलेगी। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती है, जब जब सूर्य अवेलेबल होगा तब तक आपको विद्युत मिलती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अतिरिक्त बाह्य वोल्टेज की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। देखिए हम अलग से क्या इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की क्या अलग से हम करंट प्रोवाइड कर रहे थे क्या, इसमें अलग से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे ना। सूर्य से ही जो मिल रही थी वहीं से विभवांतर पड़ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट निकल रहा है यहां से, ठीक। तो अलग से कोई वोल्टेज देने की आवश्यकता नहीं होती, जो हम कन्वेंशनल फोटो डायोड में करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसमें नहीं पड़ रही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त बाह्य वोल्टेज जिसको बाइसिंग वोल्टेज कहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। होल्स और इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। ये शुरू की जब हमने बात की थी, यहां पर हमने देखा था ना ऋणात्मक और धनात्मक, उसका पॉइंट भी यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। रीजन, उपयोग सोलर सेल का उपयोग सोलर पैनल बनाने में, ये सोलर पैनल ही बेसिकली हमने पढ़ा है। अन्य स्थान पर स्टोरेज बैटरी, ठीक है। कैलकुलेटर भी आप देखेंगे पुराने, उसमें कहीं कहीं पर ऊपर में एक स्पेस होता है, ठीक है, एक पैनल दिखाई देता है काला सा, ठीक है, इस तरीके का एक पैनल दिखाई देता है उसमें, ठीक, इस तरीके का, जो सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करके उसको चार्ज करता है। वैसे ही कुछ घड़ियां भी होती है जो सौर ऊर्जा को एकत्रित करके बैटरी चार्ज करती है घड़ी की, ठीक है। तो ये सारे इसके उपयोग है। तो ये हो गया पूरा हमारा आज का सोलर सेल, सोलर पैनल, क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सारी बातें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत ईजी है। अगर आप स्टेप वाइज ध्यान रखें, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पूरी कार्यविधि। फिलहाल सिद्धांत तो मैंने बता दिया, विभवांतर पैदा करना है, ये मैंने बता दिया सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके। अब ये जो पहला स्टेप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुन लीजिए फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जाएगी। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य क्या होगा, जो इस पार्टिकल के टूटने से, एटम के टूटने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन रहा है और जो होल बन रहा है
वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से अलग अलग स्थानों पे पहुंचाए जाएंगे, और अलग अलग स्थानों पे पहुंचा जाएंगे तो एक क्षेत्र बन जाएगा धनात्मक, एक क्षेत्र बन जाएगा ऋणात्मक, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी अगर आप इसको किसी लोड से, किसी प्रतिरोध से जोड़ दें। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंसिपल है, ये बेसिकली वर्किंग है पूरा सोलर सेल का। अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी बातें मैंने नहीं छोड़ी है, एग्जाम में ये आपसे पूरा कवर हो जाएगा। धन्यवाद।